हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर के दौरान हम देखे थे सिंपल इम्यूनोलॉजी क्या होता है और उसमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखे थे। आज मैं बात करूंगा इसके आगे। देखो, आप पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ चुके हो। आज हम इसके आगे देखेंगे इननेट इम्यूनिटी के बारे में। तो मैं बात करता हूँ इननेट इम्यूनिटी का। मैं इननेट इम्यूनिटी का बात पहले क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में आता है वो इननेट इम्यूनिटी ही आता है। और जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर के दौरान बताया था कि इननेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होता है, ये आपको जन्म से ही मिलता है। तो इसका पॉइंट मैं कुछ यहाँ पे मेंशन किया हूँ, एक एक करके मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी का तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नो स्पेसिफिक। फर्स्ट थिंग तो आप ये समझो कि ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है या हमारे बॉडी में एंट्री करने का कोशिश करता है तो उस टाइम पे डिफेंस प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो इननेट इम्यूनिटी का होता है, और इसके पास में कोई मेमोरी नहीं होता है। जब अगर मेमोरी नहीं है तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ये टेम्पोररी रिस्पॉन्स को लेकर के आते हैं। ठीक है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, ना ही परमानेंट होते हैं, ये टेम्पोररी होते हैं। तो इसी वजह से आप इसको क्या बोलते हो, नो मेमोरी बोलते हो। देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या मेंशन किया हूं यहाँ पे, नो रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल्स। तो बी सेल और टी सेल्स क्या करता है, अगर बी सेल या टी सेल्स होगा तो इनके ऊपर में बीसीआर होगा और टीसीआर होगा, और बीसीआर या टीसीआर है तो फिर वो किसके रिस्पांस को लेकर के आएगा, सीडीआर के रिस्पांस को लेकर के आएगा। और जैसे ही अगर सीडीआर आ गया तो सीडीआर बहुत स्पेसिफिक होता है, आगे चलकर को एंटीबॉडी बनवाने लग जाएगा, तो वो हाईली स्पेसिफिक है। और जबकि मैं क्या बात किया हूं कि जो इननेट इम्यूनिटी है ये कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। तो इसीलिए यहां पे मेंशन है कि कोई भी रोल देखने के लिए नहीं मिलेगा बी सेल एंड टी सेल का। देन नेक्स्ट देखो, मैं बात क्या करता हूं, इमीडिएट, यानी कि नो टाइम लैग। लैग का मतलब आप समझो गैप, कोई भी गैप नहीं होता है। जैसे अगर देखो, बात को पहले ये समझो, सपोज करो कि ये जो मार्कर है ये क्या है, एक पैथोजन है और ये हमारे बॉडी में एंट्री करना चाहता है। तो मेरे हेड से लेकर के टो तक जब आप देखोगे तो स्किन है, स्किन एज अ बैरियर काम कर रहा है। तो ये पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री नहीं ले पाएगा। समझो इस बात को। बाई चांस अगर किसी तरीके से ले लिया एंट्री तो उस केस में क्या किया जाएगा, वहां पे इसको इमीडिएट एलिमिनेट करने का काम किया जाएगा और उसमें कोई भी समय नहीं लगेगा। अगर एडॉप्टिव होता तो वहां पे इसको एलिमिनेट करने के लिए इसका अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना पड़ता, वो टाइम लग जाता, वहां पे आपको लैग फेज देखने के लिए मिलता। लेकिन जब आप बात करते हो इननेट इम्यूनिटी का तो यहाँ पे कोई भी लैग फेज आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आप इस चीज को भी समझना। अब देखो, यहाँ पे मेंशन है स्किन। स्किन को आप क्या बोलते हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसा कि मैं बताया कि अगर कोई भी पैथोजन है हमारे बॉडी में एंट्री करना चाह रहा है तो स्किन एक ऐसा बैरियर है जो कि उसको अंदर जाने से रोकता है, बॉडी के अंदर एंट्री करने से रोकता है। तो स्किन को आप क्या मान करके चलते हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये हमेशा हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। सोचो, अगर आप स्किन नहीं होता तो क्या होता, जितने भी माइक्रोब्स हमारे सराउंड में घूम रहे हैं डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन स्किन क्या कर रहा है, उसके एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो स्किन का पीएच होता है, स्किन का अगर मैं पीएच का बात करूंगा तो ये 3 to 5 के अप्रॉक्सीमेट होता है, एसिडिक पीएच है। ये पीएच किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो इस तरीके से भी ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट देखो, और क्या पाया जाता है हमारे बॉडी में, इननेट इम्यूनिटी का ये हिस्सा है। आप म्यूकस का बात करते हो, आप सलाइवा का बात करते हो, आप टीयर्स का बात करते हो। म्यूकस क्या है, जैसे आप ये जो हमारा ये जो देख रहे हो जो नेजल पासेस है, ठीक है ना, यहाँ पे आप ये देखते हो जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये म्यूकस को सिक्रेट करता है। जब इन्फेक्शन होता है तो माइक्रोब्स को इंट्रैप किया जाता है उस म्यूकस से और म्यूकस को फिर बाहर निकाला जाता है और म्यूकस के साथ में जो माइक्रोब्स हैं वो भी बाहर निकलते हैं। देन आप वही बात करते हो सलाइवा और टीयर्स के साथ में, इनके पास में एक एंजाइम्स पाया जाता है जिसको कि आप बोलते हो लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, सपोज करो कि ये कोई बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का ये क्या है, सेल वॉल है, और ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है ये बना हुआ होता है पेप्टिडो ग्लाइकान का, और ये जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है इसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है लाइसोजाइम। तो आप ऐसे समझो कि लाइसोजाइम एक एंजाइम्स है जो कि हमारे सलाइवा में और टीयर्स में पाए जाते हैं। ये एंजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जैसे ही बैक्टीरियल सेल वॉल को अगर ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, इसके बाद जो उनका जो आप बोल सकते हो जेनेटिक मटेरियल है
वो एक्सपोज हो जाएगा और इसके बाद उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके जो उसका एग्जिस्टेंस है उसको खत्म कर दिया जा सकता है। इसलिए लाइसोजाइम पाए जाते हैं और ये लाइसोजाइम का काम होता है। देन नेक्स्ट आप बात करें तो बॉडी टेम्परेचर का। देखो ये बात तो आपको पता ही है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर, वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कभी घटता है कभी बढ़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे बॉडी का। जो हमारा बॉडी का आप बोल सकते हो कोर टेम्परेचर है, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी देखो हम लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी को क्रॉस करके अभी हम लोग मार्च में आ चुके हैं। अब देखो अगर मैं बात करता हूं कि जब आप जनवरी के टाइम पे रहे होंगे तो उस टाइम पे इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर था वो कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस तक। मैं एक नियर अबाउट मान करके चलता हूँ। जो हमारे यहाँ का यूपी का सोनभद्र का जो टेम्परेचर है लगभग कितना होता है, मान चलो आप 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन हमारा बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो कितना है, वो तब भी 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर कोई माइक्रोब्स इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी के अंदर अगर आ जाता है तो क्या उसको ग्रो करने के लिए ससेप्टिबल टेम्परेचर मिल पाएगा? भाई आप समझिए इस बात को कि बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस, 2-4 डिग्री आप कम बेसी और मान लो। और जो माइक्रोब्स जा रहा है वो तो इस इन्वायरमेंट से ही ना हमारे अंदर आ रहा है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है हमारे अंदर? नहीं मिल रहा है। तो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर हमारा बॉडी का होता है वो भी क्या करता है, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। इसके बाद में अगर आप ये भी देखते हो फीवर का कंडीशन हो जाता है। फीवर अगर आ रहा है इसका मतलब क्या है, बॉडी का जो हमारा कोर टेम्परेचर है उसको राइज किया गया है, बढ़ाया गया है। वो इसलिए बढ़ाया गया है ताकि जो माइक्रोब्स हैं उनका ग्रोथ को रोका जा सके। तो फीवर का आना भी अच्छा होता है, वो एक साइन है, ऐसा साइन जो कि बताता है कि आपके बॉडी के अंदर समथिंग रॉन्ग चल रहा है। देन आप नेक्स्ट देखो पीएच। अगर मैं पीएच का बात करूं, वैसे तो मैं स्किन का पीएच बताया 3 to 5 होता है, लेकिन जो मैं यहाँ पे पीएच मेंशन किया हूं ये पीएच मैं स्टमक के रिस्पेक्ट में मेंशन किया हूं। और स्टमक का जो पीएच होता है 1.3 to 3.2 हाईली एसिडिक होता है। ये इतना एसिडिक है कि अगर यहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स जाता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा। इस पीएच के अंदर में वो जाते ही इतना हाईली एसिडिक है कि वो अपने आप ही किल हो जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो आप ये बात भी समझिए कि जैसे हम कुछ भी खाते हैं, कहीं से भी हमें मिल जाता है, कुछ भी चीज़ मिल जाता है, हम लोग खा लेते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बस खाने वाला सब्सटेंस होना चाहिए, फूड मटेरियल जैसे मिला हम लोग फटाक से इनटेक करते हैं। लेकिन इनटेक करने के बाद तो हमें कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्टमक है वहाँ का पीएच हाईली एसिडिक होता है। अगर उसमें थोड़ा भी कंटामिनेशन है तो उसको वो क्या करेगा, जो माइक्रोब्स होंगे उसको किल कर देगा। हाँ, कुछ केसेस में प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत खराब हो जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसको कभी बाद में हम बात करेंगे। लेकिन बाय द टाइमिंग आप ये समझो कि जो हमारा स्टमक है वहाँ का पीएच हाईली एसिडिक होता है, 1.3 to 3.2 के समथिंग उसका वैल्यू होता है। और उस पीएच में किसी भी माइक्रोब्स का जो है कि ग्रोथ करना पॉसिबल ही नहीं है, इनफैक्ट वहीं पर उसको किल कर दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप देखो वहाँ पे न्यूट्रोफिल पार्टिसिपेट करेगा, इसके अलावा बेसोफिल्स, इसके अलावा मैक्रोफाजेज, इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स, मास्ट सेल्स। ये कुछ सेल्स हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं और इनेट इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स को लेकर के आते हैं। और जो इनेट इम्यूनिटी आप क्या बोलते हो, जो इनेट इम्यूनिटी है ये बाई बर्थ ही पाया जाता है, जन्म के साथ ही, ठीक है ना। ये सेल तब से होते हैं और तब से काम करते हैं। इन सेल की सबसे खास विशेषता क्या होती है, ये नॉन स्पेसिफिक मैनर में काम करते हैं। आप एक एनालॉजी से समझो, जैसे सपोज करो कि कोई माइक्रोब्स आया हमारे पास में, ठीक है, और हमने क्या बोला कि स्किन हमारा कैसा काम कर रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम कर रहा है। तो आप सपोज करो कि एक माइक्रोब्स आ रहा है सैल्मोनेला का, जिससे कि टाइफाइड होता है, और एक माइक्रोब्स हमारे पास में आ रहा है क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी का, जिससे कि टिटेनस होता है। और वो हमारे स्किन से, आप समझो कि इस स्किन से अंदर जाना चाह रहा है, तो क्या इन जो स्किन है ये दोनों में से किसको अलाउ करेगा? किसी को अलाउ नहीं करेगा। नहीं ये सैल्मोनेला के बैक्टीरिया को अंदर जाने देगा, नहीं ये टिटैनी के बैक्टीरिया को अंदर जाने देगा, ये किसी को अंदर नहीं जाने देगा।
तो ये तो नॉन स्पेसिफिक तरीके से काम कर रहा है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो स्किन हमारा क्या करता, किसी एक बैक्टीरिया को अंदर जाने देता और किसी एक को नहीं जाने देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा इनेट इम्यूनिटी है ये कैसे काम करता है, नॉन स्पेसिफिक मैनर में करता है, सबके लिए इक्वल रिस्पॉन्स लेकर के आएगा। हाँ, बात वो अलग है कि कुछ केसेस में ये जो है कि फंक्शनल नहीं हो पाता है और फिर उसके बाद में एडाप्टिव इम्यूनिटी का आवश्यकता पड़ता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इतना भी पॉइंट को ध्यान में रखो, इनेट इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।